जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियोज़ का लेक्चर है। एक्चुअली एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो देखते हुए कि लेक्चर्स पे एक लेक्चर रेशियोज़ पे एक लेक्चर दें। सो एक ये भी रीज़न थी, दूसरा ये है कि कुछ आजकल टाइम ऐसा है कि स्टूडेंट्स ने नई क्लास स्टार्ट हुई हैं, तो रेशियोज़ वो सब्जेक्ट है जो एक्चुअली फाइनेंस के स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल फेस करते हैं। सो आई थॉट आज रेशियोज़ का लेक्चर कर दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में से हमने ये टॉपिक उठाया एंड लेट्स सी के हमने इसको पूरे लेक्चर को कैसे कवर किया। ये एक हमने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया है बुक में से, ब्रिके इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। ये इसकी बैलेंस शीट है और ये है इसकी इनकम स्टेटमेंट। होपफुली अभी तक आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या चीज़ें हैं। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स की स्टेटमेंट, 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। सो ये चीज़ें हैं जो आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। सो ये हम उठा के इनकम स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग एंड बैलेंस शीट को देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले जो से आते हैं हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज। ये वो रेशियोज हैं दैट मेजर फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इमीडिएट लिक्विडिटी से मैटर करते हैं। सो ये किसकी कितनी टाइप्स हैं जी? ये 3 टाइप्स की हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो एंड क्विक एसेट रेशियो, या इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं लिक्विडिटी की। ये 3 मेजर्स हैं जो बेसिक हमें लिक्विडिटी की ओवरऑल एक ओवरव्यू पिक्चर बना देते हैं कंपनी की। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। पहला है वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला है जी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। और अगर हम देखें इसको अपने ब्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो वहाँ पे हमारे करंट एसेट्स हैं 15.5 लाख के, सॉरी 1.5 करोड़ के, 1,55,00,000 के। और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं दैट इज़ $70 लाख की। सो जो डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल का वो है $85 लाख का। बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस मेजर ऑफ कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड लिक्विडिटी। It represents the capital available to fund daily operations. A large and growing working capital balance may not be good sign because it is financed by debt or equity, both of which have a cost. डेफिनेटली जब आपका एसेट कोई ख़रीदा है या आपके पास कोई एसेट है तो उसको ख़रीदने के लिए आपने फाइनेंसेस अरेंज किए होंगे, चाहे वो डेट के थ्रू हो या इक्विटी के थ्रू हो। तो अगर जिस भी सोर्स में से आपने इक्विटी है या डेट है, जिस सोर्स से भी आपने फाइनेंसिंग रेज की है तो उसकी कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हैं। सो आइडल एसेट या एक्स्ट्रा एसेट्स जो से हैं वो हमेशा करंट एसेट्स पर्टिकुलरली जिसमें हमारे पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, सो वो एक रिस्क होता है क्योंकि हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। और इन केस ऑफ ब्रिकी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, ample working capital provides some assurance to short-term creditors that they will be paid by the company in time. आगे देखते हैं जी, फार्मूला करंट रेशियोज का है जो कि हमें कहता है करंट, जिसका फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियोज में ये फ़र्क है, वहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ब्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं करंट रेशियो एट द एंड ऑफ 2007। वही हमने करंट लायबिल एसेट्स हैं 1,55,00,000 के और 70 लाख की लाइबिलिटीज़ हैं, तो 2.21 हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सी इट्स इंटरप्रिटेशन। Current ratio is part of liquidity ratios. It helps to determine the firm's ability to meet short-term obligations by using its current assets. Therefore, ratio should ideally be 1 or above it, guaranteeing the firm is liquid enough to pay back its obligations. यानी कि आप अपनी जो करंट एसेट्स हैं वो इतने अवेलेबल हैं कि उनसे आप करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। इन केस ऑफ ब्रिकीज, करंट रेशियो इज़ प्रिटी गुड, 2 point something थी, 2.2 I think. So depicting its stable short term health,
but it is impossible to give a final verdict without a holistic view. वो हम देख लेते हैं कि होलिस्टिक व्यू के लिए हमें तीसरा रेशो भी चाहिए, विच इज़ क्विक एसेट रेशो। वो मिल जाएगा तो हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्विक एसेट रेशो के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें, सो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कर दें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ले लें। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड हो सकती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, दैट इज प्रीपेड्स। वो भी इसका हिस्सा होते हैं क्विक रेशियो का, इन केस अगर वो गिवन हो तो। ठीक है, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड्स, ये चारों मिल के बना देते हैं क्विक रेशियो, ये क्विक एसेट्स। और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से तो हमारी बन जाएगी क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो फॉर ब्रिकी इंटरनेशनल एट द एंड ऑफ 2007, 12 लाख का कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है और अकाउंट्स रिसीवेबल 60 लाख, 1,20,00,000 का कैश, 0 इज मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड 60 लाख का अकाउंट्स रिसीवेबल। और जब हम 70 लाख से डिवाइड करेंगे इट विल गिव अस 1.03। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ये कहता है जी क्विक एसेट टेस्ट रेशो इज आल्सो पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, इट इज अ टेस्ट of firm's ability to pay its short-term obligations with highly liquid assets, जो कि कुछ घंटों में समझा जाए तो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कैश। This ratio serves as a supplement to current ratio to give a clear indication of liquidity. It is more penetrating than current ratio. In case of Birki's, ratio is within the acceptable range, but it shows inventories play a huge role. स्टूडेंट्स जब हमने करंट एसेट वाला रेशो देखा हो, करंट रेशो, तो वो 2.2 से ऊपर था, जबकि ये जो क्विक एसेट रेशो है ये 1.1 पे आ गया, विच हाफ हो गया ऑलमोस्ट, विच मीन्स कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर करंट एसेट्स आर इन्वेंट्रीज। सो इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज का होना जो सा है वो एक क्रूशल पार्ट प्ले करता है कि इन्वेंट्री अगर हमारी टाइम पे सेल हो जाए या कैश हमें रिसीव हो जाए प्रॉपरली, फिर तो हमारे लिए लिक्विडिटी का ज़्यादा इशू नहीं होगा, बल्कि हम काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। बट इफ़ इट डजंट हैपन तो फिर हमारे पास एक कंसिडरेबल सी सिचुएशन है, ये कंसिडरेबल लिक्विडिटी है जो हमें यूटिलाइज करनी होगी टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटीज़। ठीक हो गया, तो ये हमारे थे लिक्विडिटी रेशियोज। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं रेशियोज की, दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट और एक्टिविटी रेशियोज। इनको टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। रेशियोज दैट मेजर हाउ इफेक्टिवली फर्म इज यूजिंग इट्स एसेट्स। एसेट मैनेजमेंट रेशियोज हैं, ये 4 हैं हमारे पास। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर है, जिससे हमें मिलेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि कितने दिनों में हम अपनी कलेक्शन कंप्लीट करते हैं। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर है, जिससे हमें मिलेगा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमने जो सेल्स की हैं वो कितनी देर में हम आउटस्टैंडिंग अपना रिकवर करते हैं। फिर टोटल एसेट टर्नओवर है एंड लास्ट इज पेबल टर्नओवर। ये 4 हमारे पास टाइप्स ऑफ टर्नओवर्स हैं। तो लेकिन पहला फार्मूला है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, सेल्स ओवर एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। स्टूडेंट्स इस तरह का सवाल जहाँ पे 2 सालों का कंपैरेटिव बैलेंस शीट दे दी जाए, वहाँ पे हमने एवरेज ले ली है अकाउंट्स रिसीवेबल, ये याद रखिएगा। इन केस के उसने सिर्फ 1 ही साल का डाटा दिया हुआ है तो फिर आप एवरेज काट दें, फिर आप जो अकाउंट्स रिसीवेबल एक अमाउंट गिवन है वो ले लें। इन दिस केस क्योंकि कंपैरेटिव डाटा दिया हुआ है 2 सालों का, 2006 एंड 7 का, यही वजह है स्टूडेंट्स कि हमने सिर्फ 2007 का किया है, 2006 का हमने रेशोज नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि 2006 की निकालने के लिए हमें 2005 का डाटा चाहिए होता एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं था। सो हम 2007 का कर रहे हैं। सो 60 लाख प्लस 40 लाख, और इसका जब हम एवरेज लेंगे इट विल गिव अस 50 लाख की हमारी एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल है। अगेन स्टूडेंट्स जहाँ पे 1 ईयर का ही डाटा गिवन है वहाँ पे सिंपली आप अकाउंट्स रिसीवेबल जो गिवन है वो ले लें, एवरेज के चक्कर में ना पड़े। सो
सेल्स है हमारी 5,20,00,000 की डिवाइडेड बाय 50 लाख, दिस विल गिव अस 10.4 अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। और फिर हम देख लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में भी जिस तरह हमें नंबर ऑफ डेज इन ईयर नहीं दिए हुए थे तो हम 365 अज्यूम किए थे। इन केस समटाइम्स ये होता है कि वो 360 दे देता है, अगर वो दे दे क्वेश्चन में कि जनाब 360 डेज हैं तो फिर आप 360 ले लें, अदरवाइज वो आपको या तो देगा ही नहीं 365, कहेगा कि आपने खुद अज्यूम करने हैं तो फिर भी 365 या लिखे हुए हैं 365 तो भी आप वो ले लें। इन केस अगर उसने 360 लिखनी है तो आप वो उठाएंगे, अदरवाइज 365 ही लिए जाते हैं। ओके, 365 आ गया डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर जो हमने कैलकुलेट किया था, दिस विल गिव अस एवरेज कलेक्शन पीरियड। 365 को 10.4 पे डिवाइड करेंगे, इट विल गिव अस 35 डेज, यानी कि हम 35 डेज के अंदर अपने जो रिसीवेबल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं, राइट। So receivable turnover gives us the overview as to firm's quality of receivables. Also, it provides information about company's success in collecting its outstanding dues. This ratio is part of activity ratio, which provides insight about the firm's efficiency to utilize its assets. Average collection period tells us about the number of days taken to collect all receivables. Ratio relies heavily on industry averages. यही वजह है कि स्टूडेंट्स हमने ब्रिकेज की स्पेसिफिक बात नहीं की कि ये अच्छा है बुरा है क्या है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री एवरेज नहीं है, दैट वुड इलस्ट्रेट ट्रेंड्स ऑफ अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। फिर हमारे पास है इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा यहाँ पे जो है पहले हम रिसीवेबल टर्नओवर में सेल्स ले रहे थे, बट यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री करेंगे, वहाँ पे हम एवरेज रिसीवेबल्स ले रहे थे क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर है तो हम एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे और ऊपर हमारा सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ब्रिकेज टर्नओवर इन 2007 इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं भी दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ है तो माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, एक ही चीज़ है। सो ये 3,60,00,000 का हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है। चाहे तो जैसे मैंने पहले रिसीवेबल के केस में लदा एवरेज निकाला है वो निकाल लें, इस तरह करना है ये कर लें। 8 लाख जमा 10 लाख 8 करोड़ जमा 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 9 करोड़ एंड 9 4s आर 36, सो इट इज़ 4। मैंने इसको यहीं पे इकट्ठा कर दिया, आप बेशक अलग कर लें। 365 डेज अगेन जैसे हमने खुद अज्यूम किया, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर विच इज़ 4 एंड 91.25 डेज, ये हमारा जो है इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा। ये हमें इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, दिस रेशो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रेशो which provides insight about firm's efficiency to utilize its assets. Inventory determines how effectively company utilizes its inventory, ये कितनी जल्दी उसको हम सेल कर पाते हैं। Higher inventory ratio turnover is better. It indicates firm has good liquidity and stock is being updated frequently. ये भी अगेन हमें इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर करें तो हमें पता चल सकता है कि जो ब्रिकीज की सिचुएशन है वो अच्छी है या बुरी है। लास्ट वन इज पेबल टर्नओवर। पेबल टर्नओवर में हमारा जो सा है, हमने किस चीज़ के लिए पे करना होता है, परचेजेस के लिए पे करना होता है जो हमने परचेजेस की हैं। सो ये हम परचेजेस से रिलेट करेंगे एंड अगेन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 365 द पेबल टर्नओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमने ऐसे करना है। अगला जो हमारे पास है जी, टोटल एसेट टर्नओवर मेजर्स हाउ द फर्म यूजेज इट्स टोटल एसेट्स। फार्मूला टोटल एसेट टर्नओवर का है, सेल्स ले लेंगे और टोटल एसेट्स ले लेंगे। इन केस ऑफ ब्रिकीज फिर सेल्स हमें पता है 5 करोड़ 20 लाख की है, 31 लाख और
5 लाख की हमारे 3 करोड़ और 15 लाख, सॉरी 3 करोड़ 15 लाख की हमारी एसेट्स हैं. सो इट विल गिव अस 1.65. अगले हमारे पास, अच्छा इनकी कंपैरिजन अगेन वही बात है बार बार रिपीट करने वाली कि टर्नओवर रेशियोज हैं और ये इफेक्टिवनेस ऑफ एसेट्स देखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री एवरेजेस नहीं है तो मैंने उनको अलग से इंटरप्रिटेशन उनकी नहीं दी. अच्छा जी, अगले है हमारे पास डेट रेशियोज. अ सेट ऑफ रेशियोज that measure how effectively a firm manages its debts. कि उसकी डेट्स की कितनी पोजीशन है और डेट्स है कितने हैं और कैसे मैनेज हो रहे हैं. टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, डेट टू इक्विटी, टोटल डेट टू एसेट. 3 चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम देखेंगे इसमें डेट रेशियोज में. पहला है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं. राइट, ये ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं इन सम केसेस. नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम हम कहते हैं. अच्छा जी, ब्रिकीज की केस में ये कितनी है? 3 करोड़ 14 लाख, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंस उसका कितना है? 6,40,000, 4.9 आ गया. अच्छा, इसको डिवाइड हम इंटरेस्ट एक्सपेंस से करेंगे. टाइम्स इंटरेस्ट अर्न shows firm's ability to cover its interest charges. It is seen as a measure to avoid bankruptcy. Higher the ratio, better it is. ठीक हो गया. अगला है डेट टू इक्विटी रेशियो. Debt to equity ratio shows extent to which firm is financed by debt. यानी कि उसमें डेट का रेशियो कितना है और इक्विडिटी का हिस्सा कितना है जो हमारा टोटल हमारी लिक्विडिटी है या टोटल हमारे पास फाइनेंसेस अवेलेबल है उसमें. ब्रिकी के केस में कितना है? 1,45,00,000 के हमारे डेट्स हैं और जो इक्विटी है हमारी वो है 1,70,00,000 की, विच मीन्स कि 85% डेट फाइनेंस्ड है ये कंपनी. यानी कि पैसा सारा डेटर्स का या उसका क्रेडिटर्स का यूज़ कर रही है, अपना शेयर होल्डर्स का पैसा इसमें सिर्फ 15% है. Indicates relative portion of debt and equity of company's balance sheet. In this case, company is heavily debt financed. Again, हम इसको कंपैरिजन नहीं कर रहे अच्छा है बुरा है जब तक हमारे पास इंडस्ट्री एवरेजेस नहीं है. कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि दे आर हेविली डेट फाइनेंस्ड. डेट टू एसेट रेशियो, टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. 1,45,00,000, 3,15,00,000, 46%. This ratio indicates 46% of total assets are financed through debt. या वो डेट को मैनेज करके पे किए जा सकते हैं. राइट, आगे चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ. रेशियोज दैट रिलेट प्रॉफिट्स टू सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट. ये भी हमारे पास 4 हैं. ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, net profit margin, return on assets, return on equity. First is gross profit margin, net profit, net sales में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. ये ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो भी ले लें, डिवाइडेड बाय हमने सेल्स करना है. इन केस ऑफ ब्रिकीज 1,60,00,000 है, नीचे 52 लाख है, सॉरी 5,20,00,000 है. सो ये 0.31 और 31% आ जाएगा. 31% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. यानी कि जो टोटल हम अर्न करते हैं उसका 31% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जबकि बाकी जो है 70% गोज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें मटेरियल, लेबर, FOH आ जाते हैं. सो 31% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. ओके, अब हमें कहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लें. तो हमारे पास है, सॉरी दिस इज नेट प्रॉफिट, ये टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स. नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स. नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कितना है? 1,75,00,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है,
5 करोड़ 20 लाख से डिवाइड कर देंगे। 0.033 और 3.3% हमारा प्रॉफिट है। यानी कि तमाम अखराजात, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, सारी निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है दैट इज 3.3% ऑफ टोटल सेल्स। अगला है हमारे पास, इट रिटर्न्स द रेट, मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑन द फर्म्स एसेट्स। नेट इनकम, टोटल एसेट्स, यानी कि हमारे टोटल एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट हमने कितना नेट इनकम जनरेट किया। 1 करोड़ 75 लाख, 3 करोड़ 15 लाख, 0.0555 5%। अगेन हम इस पे अपना एनालिसिस कोई नहीं दे सकते जब तक इंडस्ट्री एवरेजेस नहीं है। दिस रेशो रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया हमारे पास, टेल्स अस द अर्निंग पावर ऑन द शेयर होल्डर्स बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ उसके अगेंस्ट वो अर्न कितना कर रहे हैं। नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन केस अगर एवरेज है तो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी ले लें। 1 करोड़ 75 लाख, 17 लाख, 0.1 या 10% आ जाएगा। फिर है हमारे पास अगली लास्ट वाला जो टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं दैट इज मार्केट वैल्यू रेशियो। मार्केट वैल्यू रेशियोज आर फाइनेंशियल मेट्रिक्स दैट इवेलुएट अ कंपनी स्टॉक प्राइस रिलेटिव टू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्टॉक प्राइस है वो कैसी हमारी मार्केट में चल रही है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। हेल्पिंग इन्वेस्टर्स डिटर्मिन इफ अ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और फेयरली प्राइस्ड। 6 टाइप्स हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड, प्राइस पर अर्निंग रेशो, बुक वैल्यू पर शेयर एंड मार्केट बुक रेशो। 6 रेशोज हम इसमें देखेंगे। अच्छा, जो शेयर होल्डर है वो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होता है, जो क्रेडिटर है, सॉरी क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर तो डेट वाली रेशोज में इंटरेस्टेड होगा, शेयर होल्डर है जिसने कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक बाय करना है, स्टॉक होल्डर। फाइनेंशियल मेट्रिक दैट मेजर अर्निंग पर शेयर है, financial metric that measures company's profitability on a share per share basis. Net income minus preferred dividend over average shareholders equity. अच्छा, यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं स्टूडेंट्स, पीछे जो सा है उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी में एवरेज नहीं लेना, वो गलती है, उसको आप जैसा है वैसे ही लेंगे, उसी साल का ही लेंगे। सो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी आ गई, नेट इनकम प्रेफर्ड डिविडेंड, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड ओवर एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये हमने अगेन इसका एवरेज निकाल लिया, अगर ये पहले से अलहदा निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लें। 5 लाख प्लस 5 लाख है तो 5 लाख ही आएगी, और ये हम माइनस करके निकालेंगे तो 3.26 पर शेयर, यानी कि ईच शेयर के अगेंस्ट आप 3.26 अर्न कर रहे हैं डॉलर्स। डॉलर साइन भी लगाएं यहाँ पे। फिर है जी प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ स्टॉक एंड द करंट स्टॉक अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसका और अर्निंग पर शेयर का कंपैरिजन, यार एक मुकाबला है जी। मार्केट प्राइस पर शेयर ये नॉर्मली गिवन होगी, ये कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। 40 अर्निंग पर शेयर हमने पहले कैलकुलेट की 3.6, इट विल गिव अस 12.3। The price PE ratio is widely used by investors. A high PE ratio earning means that investors are willing to pay a premium for the company's stocks, as in this case, कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू वो 3 रुपये होनी चाहिए थी या $3 होनी चाहिए थी, उसके अगेंस्ट वो $40 देने के लिए तैयार है, प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है। क्यों? भले इस वक्त उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब इसकी फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स ऐसे होंगे कि ये हमें प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट, थर्ड वन, पोर्शन ऑफ करंट अर्निंग्स बीइंग पेड आउट इन डिविडेंड्स, डिविडेंड पर शेयर
अर्निंग पर शेयर से हमने डिवाइड कर दिया। डिविडेंड पे आउट 1.2 डिवाइडेड बाय 3.26 36.8%, यानी कि जो टोटल हमारी अर्निंग है उसका हमने 36% दे दिया एज डिविडेंड। टोटल अर्निंग नहीं कह सकते, टोटल नेट इनकम जो नेट प्रॉफिट है उसका 36% हम दे दिया एज डिविडेंड। मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या है जी? डिविडेंड यील्ड मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ कैश ओनली दैट वुड बी अर्न बाय एन इन्वेस्टर हु बाइज कॉमन स्टॉक एट द मार्केट प्राइस, यानी कि हम करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम कोई प्रॉफिट स्टॉक ले रहे हैं तो उस पर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, ये कितना फ़ायदा वो देगा। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, 1.2 हमारा डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 40। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3%, यानी कि फॉर एवरी 40 रुपीज़ इन्वेस्टेड या $40 इन्वेस्टेड हमें 3% प्रॉफिट मिलेगा। फिफ्थ वन इज बुक वैल्यू पर शेयर, measures the amount that would be distributed to holders of each share of common stock if all assets were sold at their balance sheet carrying amounts and if all creditors were paid out। अच्छा, एक स्टूडेंट हमेशा चीज़ याद रखनी है लिक्विडिटी के केस में, सॉरी बैंक्रप्सी के केस में, लिक्विडिटी के जो शेयर होल्डर्स हैं ना उन कॉमन स्टॉक के इन पर्टिकुलर, उनको सबसे एंड में मिलता है। सबसे पहले क्रेडिटर्स पे ऑफ होते हैं जिनका कर्जा है, उसके बाद फिर प्रेफर्ड स्टॉक पे होता है, और प्रेफर्ड स्टॉक के बाद फिर एंड पे कॉमन स्टॉक पे होता है, बिल्कुल एंड पे आके। सो ये चीज़ वो बताती है कि सारा कुछ पे ऑफ करने के बाद जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ बचता भी है या उनको क्या मिलेगा, अगर मिलेगा तो टोटल कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी आ गई माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कॉमन शेयर्स है, मैं ये स्टूडेंट्स याद रखना है, कॉमन स्टॉक नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सो ये हमारा आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 30 पर शेयर। इफ दिस बुक वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द 40 द मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक देन द स्टॉक में अपीयर टू बी ओवर प्राइस्ड, यानी कि उसको 30 रुपये का होना चाहिए था लेकिन वो 40 का बिक रहा है। However, as we have discussed earlier, market price reflects expectation about future earnings and dividends, whereas book value largely reflects the results of events that have occurred in the past. Last ratio हमारे पास market book ratio of the ratio of stocks market price to its book value gives another indication of how investors regard the company. Companies that are well regarded by investors, which means low risk and high growth, have high market book ratio. मार्केट प्राइस हमारी 40 है जबकि बुक वैल्यू है वो 30 है, 1.33 है, कोई ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, मीन्स एक स्टेबल सिचुएशन है। या ऐसे हम देखें तो ये यही रिफ्लेक्ट करती है कि बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट एज डिस्कस्ड बिफोर, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो ये स्टूडेंट्स एक कंप्लीट रेशियोज़ का लेक्चर था, सारे डिस्कस किए ऑलमोस्ट, कोई रह नहीं गया मेरी नज़र में। सो होपफुली समझ आ गई होंगी लेक्चर, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। एंड पे अगर लेक्चर में दोबारा कुछ चीज़ पूछनी हो ज़रूर क्वेश्चन पूछें अपने। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई टॉपिक चाहते हो हम दोबारा कोई और नया करें वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।